हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के विषय में। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिफिनीशन, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग, इन टॉपिक्स पे हमने वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, उसके बाद से इसको देखिए। इससे आपकी पढ़ाई एक सीक्वेंस में होगी क्योंकि टॉपिक्स कुछ हद तक इंटर रिलेटेड है, तो आपके लिए आसानी होगी यदि आप पहले अकाउंटिंग समझ लें, उसके बाद से आप कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम समझें। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, सारे सब्जेक्ट्स का आपके कवर करवाए जाएंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन आपके एंड से सपोर्ट भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। जो भी वीडियोज़ आपको दिए जा रहे हैं, अपने जितने भी आपके स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सब तक इसको पहुँचाइए ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर सकें आपके साथ साथ, तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और आपसे जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा और हमारी काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। बिकॉज यू आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे हमको उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतने अच्छे से हम काम कर पाएंगे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम काम कर पाएंगे। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। सो First of all, I would like to tell you what is the meaning of capital. You know what is capital? Capital means the amount of money which is invested in the business for the very first time. यानी वो पैसा जो अपने बिजनेस में सबसे पहली दफ़ा लगाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल। लेकिन यहाँ पे वो कैपिटल की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल का मतलब है कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स कैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं? ऐसे ट्रांजेक्शन जो इरेगुलर नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? इरेगुलर नेचर के। दे आर नॉन रेपिटेटिव, ये बार बार रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एसेट खरीदा तो हमेशा तो एसेट नहीं खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एसेट बेचा तो हमको पैसा रिसीव हुआ। हमारा काम तो एसेट बेचने का, खरीदने का नहीं है ना बिजनेस में, वो तो हम लोग एक्सेप्शनली कभी कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिटल ट्रांजेक्शन विच इज़ वेरी इरेगुलर इन नेचर, एज वेल एज द कैपिटल ट्रांजेक्शंस आर अफेक्टिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ योर बिजनेस। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो पहली चीज़ इरेगुलर होते हैं, रोज़ रोज़ नहीं होते हैं, 2-3 साल पे एक बार हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, दे अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपके फर्म का जो भी एसेट है और लायबिलिटी है आपकी कंपनी के पास, उस पर प्रभाव पड़ता है। जब भी आप कैपिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो या तो आपके एसेट्स कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, या तो आपकी लायबिलिटीज़ कम हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं। नाउ द सेकंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आया होगा कुछ हद तक। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू आइटम्स, रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस। तो सबसे पहले कैपिटल में हमने क्या बात की? जो इरेगुलर होता है और जो हमारे बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रभावित करता है। और ठीक इसका अपोजिट है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस आर दोज ट्रांजेक्शंस विच नाइदर अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड नॉर इरेगुलर इन नेचर। यानी ये ना ही हमारे बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को प्रभावित करते हैं और ना ही इरेगुलर नेचर के होते हैं, यानी ये रेगुलर नेचर के होते हैं। दे आर रेपिटेटिव इन नेचर, बार बार होते हैं, एक साल में कई बार होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं, सो यू गिव सैलरी टू योर एम्प्लॉयज़ पर मंथ। तो यहाँ पे ये रेपिटेटिव है, एक ईयर में 12 बार आप सैलरी दे रहे हैं, 12 मंथ की सैलरी 12 बार दे रहे हैं। तो दिस इज रेवेन्यू ट्रांजेक्शन बिकॉज दिस इज रेगुलर इन नेचर एंड इट डज नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इससे आपके एसेट्स और लायबिलिटीज पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल यदि आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी तो क्या आपका एसेट कम हुआ? नहीं कम हुआ। अब ये मत दिमाग लगाइएगा कि हमारा करेंट एसेट तो कम हो गया। करेंट एसेट की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। Now, why we need to understand the difference between capital and revenue items? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, कैपिटल आइटम्स जो भी होते हैं ना, वो हमारे बिजनेस के बैलेंस शीट को प्रभावित करते हैं, और जो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं दे अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसको अफेक्ट करते हैं? याद रखना है, रेवेन्यू आइटम्स अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैपिटल आइटम्स अफेक्ट बैलेंस शीट ऑफ योर बिजनेस। अब हम कैसे डिटरमाइन करें नेट प्रॉफिट को? तो नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए आपको पता है मैचिंग कंसेप्ट। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ एक समझिए, हमारा कैपिटल और रेवेन्यू आइटम का हम डिफरेंस समझ रहे हैं। ठीक है, उस डिफरेंस में हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं कि कैपिटल आइटम्स किस चीज़ को अफेक्ट करता है, किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, और रेवेन्यू आइटम
किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है। तो रेवेन्यू आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करता है और कैपिटल आइटम्स बैलेंस शीट को अफेक्ट करते हैं। अब दूसरी चीज़, हमने यहाँ पे बात की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब हमको यहाँ पे ये बताना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैचिंग कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट मीन्स ये क्या कहता है कि आपके पर्टिकुलर ईयर के जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट हैं और जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं सबको मैच करो और उनका जो डिफरेंस होगा यदि वो पॉजिटिव होगा तो वो आपका प्रॉफिट है और यदि वो नेगेटिव होगा तो आपका लॉस है और यदि वो जीरो होगा तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, आपका ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या समझना है हमको। हम जब भी अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं देन वी कंप्लीटली इग्नोर द कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना, कैपिटल ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे इग्नोर करके चला जाता है और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को ही यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है यदि आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है अपने बिजनेस का तो। ठीक है, लेट्स डिस्कस व्हाट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो हमने आपको बताया कैपिटल ट्रांजैक्शंस जितने भी होंगे वो हमारे बिजनेस के एसेट्स या लाइबिलिटीज को प्रभावित करेंगे और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस जितने भी होंगे वो हमारे बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके साथ साथ रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस रेगुलर नेचर के होंगे। अब रिसिप्ट का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज कमिंग इन योर बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ मनी। यदि आपके बिजनेस में कुछ पैसा आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा पैसा आ रहा है जिस पैसे से हमारे बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज पे प्रभाव पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने एसेट बेचा, अपने बिजनेस का आपने फर्नीचर बेच दिया, पैसा आया, लेकिन उससे क्या हुआ? पैसा तो आया लेकिन आपका फर्नीचर कम हो गया, यानी आपके फर्नीचर पे प्रभाव पड़ा। दिस इज कॉल्ड कैपिटल ट्रांजेक्शन बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ योर बिजनेस। क्लियर? नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट यानी ऐसे रिसिप्ट जो रेगुलर नेचर के होते हैं एंड एट द सेम टाइम दे डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इनकी वजह से हमारे बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिस आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने सामान बेचा, आपने गुड्स बेचे, आपने सर्विसेज बेची, तो क्या आपने गुड्स और सर्विसेज को जब बेचा तो आपका कोई फिक्स्ड एसेट, कोई आपका लॉन्ग टर्म एसेट कम हुआ? अब ये मत दिमाग लगाना कि हमारे गुड्स भी तो करेंट एसेट्स होते हैं, तो करेंट एसेट की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो क्या रेवेन्यू रिसिप्ट की वजह से हमारा एसेट्स या लाइबिलिटीज प्रभावित हुए? नहीं हुए, लेकिन एट द सेम टाइम कैपिटल रिसिप्ट से हमारे बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज प्रभावित होते हैं। तो नाउ अब हम एक चीज समझते हैं, जो कैपिटल रिसिप्ट होता है उससे हमारा बिजनेस का एसेट बढ़ता है या कम होता है, लाइबिलिटीज बढ़ती है या कम होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। जब भी आप कोई कैपिटल रिसिप्ट रिसीव करेंगे, क्या रिसीव करेंगे? कैपिटल रिसिप्ट, तो क्या होगा? आपके बिजनेस का या तो एसेट कम होगा या तो आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो आपने अपना एसेट बेच दिया, आप अपना फर्नीचर बेचा, आपको कैश तो मिला लेकिन आपका जो लॉन्ग टर्म एसेट था फर्नीचर वो कम हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी बैंक से जाके लोन लिया, बैंक से जाके लोन लिया, तो क्या बैंक से लोन लेना हमारा रोज रोज का काम है? क्या हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है एंड इट इज़ वेरी इरेगुलर इन नेचर। आपने बैंक से लोन लिया तो इससे क्या हुआ? पैसा तो आया लेकिन आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई। ठीक है, तो याद रखना है, जब भी हम कैपिटल ट्रांजैक्शन करेंगे तो या तो हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी या तो हमारे लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फर्नीचर बेचा तो आपको पैसा तो मिला लेकिन आपके एसेट यानी जो लॉन्ग टर्म एसेट है आपका फर्नीचर, उसकी वैल्यू कम हो गई। और फॉर एग्जांपल, यदि आपने बैंक से लोन लिया तो उस केस में आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई। तो क्या समझना है कि कैपिटल रिसिप्ट से या तो हमारा बिजनेस का एसेट कम होगा या तो हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी। This is the effect of capital transaction, capital receipt, sorry, not capital transaction, capital receipt. अब इसमें एग्जांपल दिया है, सेल प्रोसीड्स ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट बेचते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, तो उससे जो भी आपको प्रोसीड्स मिलते हैं, प्रोसीड्स यानी मनी रिसीव्ड, जो भी आपको पैसा रिसीव होता है तो उसको हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट। या फिर हम किसी डिबेंचर होल्डर से पैसा रिसीव कर रहे हैं, हमने डिबेंचर्स इशू किए, तो डिबेंचर्स क्या होते हैं?
डिबेंचर्स डेट सिक्योरिटीज़ होते हैं, आपको पता होगा, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। तो डिबेंचर्स डेट सिक्योरिटीज़ होते हैं, आप जब इशू कर रहे हैं तो उनके बदले में यदि आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो डिबेंचर्स क्या हो गए, हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ हो गए, यानी हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ गई। या फिर आपने कहीं लोन लिया, हमने अभी आपको लोन भी बताया, लोन लिया, या फिर आपने अपने बिजनेस के शेयर होल्डर से या पार्टनर से कोई कंट्रीब्यूशन लिया कैपिटल में, तो सारे के सारे ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके कैपिटल रिसिप्ट के। नाउ लेट्स कम टू द रेवेन्यू रिसिप्ट। व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एग्जैक्टली? रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच आर वेरी रेगुलर इन नेचर। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसे रिसिप्ट होते हैं जो बहुत रेगुलर होते हैं, ये हर दिन या फिर हर महीने या फिर साल में 2 बार 4 बार 5 बार होते हैं, मतलब विद इन एन ईयर ये रिपीट होते हैं, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि रेवेन्यू रिसिप्ट से हमारे बिजनेस के लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो 2 चीज़ें याद रखनी है, रेवेन्यू रिसिप्ट डज नॉट अफेक्ट एसेट्स लायबिलिटीज एज वेल एज इट इज रेगुलर इन नेचर। रेगुलर यानी रेपिटेटिव इन नेचर, बार बार होता है। तो इसमें एग्जांपल की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट आर द आउटकम ऑफ फर्म्स एक्टिविटी इन द अकाउंटिंग पीरियड। अब एक और चीज़ समझना यहाँ पे, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो आपके जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस हैं उससे जनरेट किया गया इनकम होता है इन एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट इज रिलेटेड टू द कोर बिजनेस ऑपरेशन। हम जो भी बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, उसका जो भी आउटकम होगा, उससे जो भी हमको रिसिप्ट डिराइव होगा, दिस विल बी द रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड द मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स इन ट्रेड और ऑन रेंडरिंग सर्विसेज। एग्जाम्पल की बात करें तो आपको जो पैसा मिलता है गुड्स को बेचने पे या फिर सर्विसेज को रेंडर करने से, दिस आर कवर्ड अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आपका एग्जाम थोड़ा सा थियोरेटिकल है, तो यू शुड बी वेरी वेल नोन अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक बिकॉज यू शुड हैव सफिशिएंट कंटेंट। अब आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर 3-4 पेज में तो देंगे ही, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए और एग्जाम्पल्स तो भरपूर होने चाहिए। अब आप कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट में कितना लिखें, तो कैपिटल रिसिप्ट में पहले उसका मतलब आप लिखिए, रेगुलर नेचर का होता है, एसेट्स लायबिलिटीज़ को प्रभावित करता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में लिखिए कि इरेगुलर नेचर का होता है कैपिटल रिसिप्ट, और ये रेवेन्यू रिसिप्ट रेगुलर नेचर का होता है, एसेट्स लायबिलिटीज़ को प्रभावित नहीं करता है। उसके बाद से आप एग्जाम्पल दीजिए, कम से कम 10 एग्जाम्पल्स, तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि बच्चे के पास ज्ञान है। ठीक है, अब ये नहीं है कि हम पूरा किताब ही रट के जाएं, किताब नहीं रटना है, बस आपको एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में होने चाहिए, एग्जाम्पल्स फ्रेम करने का तरीका आपको आना चाहिए। इसके विषय में भी हम लोग एक वीडियो बताएंगे, आपकी पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे आपके 16 फरवरी से एग्जाम से, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। बस आप चैनल से कनेक्टेड रहिए, थोड़ा सा इसको शेयर करिए और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हम कनेक्ट हो पाए। और साथ ही बैच अगर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो यार, लेट हो जाएगा तो फिर बाद में पछताओगे, वैसे डीडी वाले बच्चे जैसे पछता रहे थे। और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक आपने ऐड अपने आप को नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऐड हो जाओ भाई, ऐड हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर व्हाट्सएप ग्रुप के लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल फ्रॉम आवर एंड। ठीक है, हमसे जो भी हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। नाउ कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट में वो एसेट्स, वो अमाउंट्स आते हैं, वो पैसे आते हैं जो हमारे बिजनेस के एसेट्स या फिर लायबिलिटीज से रियलाइज होते हैं। यानी ऐसा अमाउंट जो हम रियलाइज करेंगे या तो अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे, या तो अपने बिजनेस के शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करके। क्या क्या ऐसे रिसिप्ट जो हम रियलाइज करेंगे या तो अपने बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स को बेच के या तो अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करके, सच रिसिप्ट आर कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। नाउ व्हाट अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसे रिसिप्ट होते हैं जो या तो हम गुड्स को सेल करके या तो सर्विसेज को रेंडर करके रिसीव करते हैं, रियलाइज करते हैं, ऐसे रिसिप्ट हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। तो 2 चीजें क्लियर हो गई, कैपिटल रिसिप्ट कैसे रियलाइज होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे रियलाइज होता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड डिफरेंस? जब भी हम कैपिटल रिसिप्ट रिसीव करते हैं तो इससे हमारा जो इनकम का सोर्स है वो सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूट यानी रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट इज अ रिसिप्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। इससे हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम सब्स्टिट्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने एसेट को बेचा तो एसेट से हमको जो पैसा डिराइव हो रहा था वो पैसा अब तो डिराइव नहीं होगा, लेकिन उसको बेचने से हमको
जो पैसा डिराइव हुआ वो पैसा तो डिराइव होगा, मतलब बेचा तो उसकी जो सेल वैल्यू हमको मिली वो तो डिराइव हुआ पैसा, लेकिन उस एसेट की वजह से हम जो आज तक पैसा कमा रहे थे अब वो पैसा हम नहीं कमा पाएंगे। इस पैसे ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी वो पैसा जो हमको बिजनेस के एसेट्स को ऑपरेट करने से मिलता था उस पैसे को हमारे बिजनेस को के एसेट्स को बेचने से जो पैसा मिला उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, यानी रिप्लेस कर दिया गया। अब ये देखो इसमें ये कहा गया कि इट इज़ अ रिसिप्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन इनकम। ये कैसा रिसिप्ट होता है? जो इनकम के सब्स्टिट्यूशन में रिसीव होता है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा एग्जांपल देंगे तो फिर समय लगेगा, या फिर दे दें, चलिए समझिए इसको। ये एक ऐसा रिसिप्ट है जो इनकम के सब्स्टिट्यूशन में रिसीव होता है। समझिए इसको। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स बेचे, ठीक है, आपने गुड्स बेचे और आपको मनी रिसीव हुआ, तो गुड्स को बेचने से मनी रिसीव हुआ, यानी मनी रिसीव करने के लिए हमको गुड्स को बेचना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ खोना पड़ रहा है। ऐसे कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उसी प्रकार मनी को ग्रैब्स करने के लिए आपको गुड्स को त्यागना पड़ रहा है, गुड्स को बेचना पड़ रहा है। क्लियर है? अब इसमें एक और चीज़ समझिए, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सरेंडर ऑफ सर्टेन राइट्स under an agreement is a capital receipt because a capital asset is being given up in the form of these rights। यानी यदि हम किसी राइट्स को सरेंडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेटेंट करने का राइट है। किसका राइट है? पेटेंट का राइट है, मतलब हमने कोई पेटेंट करवाया, सॉरी पेटेंट करने का नहीं, पेटेंट हमने करवाया है। फॉर एग्जांपल हम टारगेट सेमेस्टर पे पढ़ाते हैं तो हमने टारगेट सेमेस्टर का नाम पेटेंट करवा लिया। अब कोई नया कंप्यूटर आया, वो कहा कि भाई टारगेट सेमेस्टर नाम बहुत अच्छा है, हमको दे दीजिए नाम अपना। हम कहे ठीक है भाई नाम ले लेना, लेकिन पैसा लगेगा इसके लिए। तो अगर हम उसको पूरा बेच दिए, ये राइट ही बेच दिए कि हम टारगेट सेमेस्टर का नाम आज से यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप जिसको चाहेंगे उसको आप यूज़ करवा सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा राइट का सरेंडर करना। जब भी हम राइट का सरेंडर करेंगे तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट? अमाउंट रिसीव्ड एज कंपनसेशन अंडर एन एग्रीमेंट फॉर द लॉस ऑफ फ्यूचर रिसिप्ट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी यदि हमको ऐसा अमाउंट रिसीव हो रहा है जो कंपनसेट कर रहा है हमारे फ्यूचर रिसिप्ट से होने वाले लॉसेस को, तो उसको भी हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। ठीक है, बस इतना समझिए। वीडियोस की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग को भी दिक्कत हो सकती है। अब थोड़ा सा आदत है डिटेल में पढ़ाने की, तो इस आदत से हम बाज नहीं आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम। और समझिए कैपिटल इनकम या कैपिटल प्रॉफिट किसे कहते हैं। आई थिंक आपको इनकम, प्रॉफिट और रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस पता होगा। नहीं पता है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको इनकम, प्रॉफिट और रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस बताया जाएगा। आज तक बच्चे यही नहीं समझ पाते कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनकम, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। तो समझिएगा इसको। अगर आपको, या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इनकम, प्रॉफिट और रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जल्दी से इसको इग्नोर नहीं करना है। जितने लोग सुन रहे हैं सब लिखना भाई, ठीक है ना, नहीं तो समझ रहे हो ना, नुकसान होगा तुम्हारा ही है, सांप काट देगा रात को। ठीक है, समझिए। आप बच्चे नहीं हैं, आपको लिखना है। कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा आपको आपकी भी ज्ञान हम देखें आप किस हद तक जानते हैं। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल इनकम को समझते हैं। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? हमारे बिजनेस में ऐसा प्रॉफिट जो हम एसेट्स को सेल करके रिसीव करते हैं, एसेट को सेल करने में हमको रिसीव होता है, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। अब एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई 1 लाख का एसेट खरीदा। कितने खरीदा? 1 लाख का। अब उस 1 लाख के एसेट को आपने अगर 1,20,000 रुपये में बेचा तो वो क्या हो गया आपका? वो हो गया 20,000 रुपये आपका कैपिटल प्रॉफिट। तो इस प्रकार से हम कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हमको उस एसेट को खरीदने में कितना पैसा लगा, और अब उस एसेट को बेच रहे हैं तो उससे कितना इनकम आ रहा है, कितना पैसा रिसीव हो रहा है। अब जितना लगा था और जितना रिसीव हो रहा है उसको, उसमें यदि हम मैच करेंगे, उन दोनों को मैच करेंगे, तो उससे जो हमको डिफरेंस निकलेगा, यदि वो डिफरेंस पॉजिटिव होगा तब तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा। और एट द सेम टाइम यदि वो डिफरेंस नेगेटिव होगा, फॉर एग्जांपल हमने खरीदा तो 80,000 में था लेकिन हमने बेचा उसको 60,000 में, कितने में? तो क्या हुआ भाई, हमने खरीदा था महंगे में, बेचा है सस्ते में, तो 20,000 का लॉस हो गया। अब इस लॉस को क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे कैपिटल लॉस। और एक और चीज़, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस या कैपिटल इनकम, इट इज़ वेरी इरेगुलर इन नेचर। रोज रोज नहीं होता है कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल इनकम। ठीक है।
Now, capital income is an income which does not relate to operations of the business or which does not grow out of or pertain to the running of the business proper. यानी कैपिटल इनकम एक ऐसा इनकम होता है जो हमारे बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन से संबंधित नहीं होता है और इसकी वजह से हमारे बिजनेस के रनिंग पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब बिजनेस का जो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए कैपिटल प्रॉफिट का एग्जांपल दिया गया शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम मतलब समझते हैं, जैसे आपने कोई 10 रुपये का एसेट इशू किया, 10 रुपये का शेयर इशू किया। अब इसका तो फेस वैल्यू 10 रुपये था, लेकिन आपने प्रीमियम में इशू कर दिया 3 रुपया एक्स्ट्रा आपने मांगा। इसको क्या हम कहते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आपको पता होगा। तो आपने 3 रुपये जो एक्स्ट्रा लिया, ये क्या है? ये आपका एक कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि वैसे तो आप जो शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर क्या है? शेयर भी तो एक तरह का फाइनेंशियल एसेट है ना, पता होगा ना आपको। शेयर इज ऑल्सो काइंड ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अब इस एसेट को जब आप इशू कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू तो वैसे 10 रुपये है, लेकिन आप 3 रुपये प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम भी एक कैपिटल प्रॉफिट होता है। एग्जांपल के लिए आप याद रखेंगे, और यहाँ पे एग्जांपल दिया है जो हम आपको अभी बताए हैं। नाउ रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू इनकम। तो रेवेन्यू प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जो हमारे बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से हम जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई गुड्स खरीदे थे 5,000 के, और उन 5,000 के गुड्स को हमने 50,000 में बेच दिया, तो द डिफरेंस बिटवीन 5,000 and 50,000, that is 45,000 is the revenue profit, because this profit is being generated by your regular business operation. ये जो प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हैं, ये आप जनरेट कर रहे हैं अपने रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से, ना कि किसी एसेट को बेच के, ना कि किसी लाइबिलिटीज को जनरेट करके। ठीक है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होते हैं? जो हमारे बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में जनरेट होते हैं, जो हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से संबंधित होते हैं, और ये एट द सेम टाइम रेगुलर नेचर के होते हैं। हर साल हम अपने बिजनेस का, इवन अब तो हर क्वार्टर में आप कैलकुलेट करते हैं आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना आया। ठीक, और रेवेन्यू प्रॉफिट कहाँ अपीयर होता है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर होता है, और रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू इनकम सिनोनिमस है, यानी दोनों एक ही बात है। रेवेन्यू प्रॉफिट कहो या रेवेन्यू इनकम कहो, दोनों का बात एक ही है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नाउ एक्सपेंडिचर को समझ लेते हैं। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? Expenditure refers to the payment or spending or a promise to make future payment for the benefit received or for that is for assets or service. यानी एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हम कोई पेमेंट कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं पेमेंट करने का, किसके लिए? किसी बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जांपल, हमको कोई व्यक्ति एसेट बेचा, हमको कोई व्यक्ति एसेट दिया, तो उसके बदले में हम उसको पैसा देंगे। अभी जो पैसा हम दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर ये भी हो सकता है कि हम उससे एसेट आज ले लिए और उसका पेमेंट हम परसों करने वाले हैं, ऐसा भी संभव है। ये हो जाएगा आपका फ्यूचर पेमेंट। यानी एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पेमेंट या स्पेंडिंग या फिर प्रॉमिस टू मेक फ्यूचर पेमेंट, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट दैट यू हैव रिसीव्ड। ठीक है, ना क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो 3 प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमको बस कैपिटल रेवेन्यू पढ़ना है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक होता है, आपने पढ़ा होगा। अभी हम उसका भी समय भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब यहाँ पे समझिएगा, सब कुछ भूल जाइए, स्क्रीन पे क्या लिखा है इसको मत देखिए, बस हम जो समझा रहे हैं वो समझिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे या तो हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, क्या होती है? बढ़ती है, या तो हमारे लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50,000 रुपये का एक मशीन खरीदा तो आपके एसेट की वैल्यू बढ़ी, लेकिन एट द सेम टाइम आपने पेमेंट किया तो आपका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक, दूसरी चीज, आपको पहले से आपने लाइबिलिटी ले रखी थी 20 लाख की, आपके बिजनेस पे पहले से 20 लाख की लाइबिलिटी थी। अब आज आप डिसाइड करते हैं कि इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है, और आप उसको पे ऑफ कर देते हैं। आप 50,000 रुपये की लाइबिलिटी पे ऑफ कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो 50,000 रुपये आप पे करेंगे, दिस इज अगेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इससे आपके बिजनेस की लाइबिलिटीज कम हो रही है। पॉइंट टू बी नोटेड, यदि हमारे बिजनेस के एसेट्स बढ़ेंगे या फिर लाइबिलिटीज कम होंगी, इन बोथ द केसेस वी आर डूइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट वी आर डूइंग? वी आर डूइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। So capital expenditure is any expenditure which is incurred for the purpose of long term advantage. कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो इसलिए किया जाता है ताकि हमको लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिले। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने अपना एसेट खरीदा, मशीनरी खरीदा 50,000 का, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये मशीनरी आपको बस 1 साल में आपको एडवांटेज देने वाली है।
दिस मशीनरी विल गिव यू एडवांटेज फॉर मिनिमम 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, यानी आपको एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिल रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी हम करते हैं तो हमारा पर्पस यही होता है कि इससे हम एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज डिराइव करें। Now such expenditure is either incurred for, ऐसे एक्सपेंडिचर किस के लिए किए जा सकते हैं? तो सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स को अक्वायर करने के लिए किए जा सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स यानी टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी बिजनेस को खरीदा, किसी बिजनेस का गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कुछ भी खरीदा तो वो भी आ जाएगा इंटेंजिबल के अंदर। टेंजिबल के अंदर मशीन खरीदा, आपने अपने बिजनेस के फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर्स खरीदे, कार खरीदा, सब कुछ, ठीक है, जो भी अपने अपने बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदे सब के सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएंगे। या फिर आपने अपने बिजनेस में कोई लायबिलिटी ले रखी थी, उस लायबिलिटी को रीपे किया, दिस विल बी ऑल्सो कवर्ड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी क्या समझना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे हमारे बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है या तो लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है। ठीक, अब हमने कैपिटल रिसिप्ट में क्या समझा था, एक बार रिवाइज कर ले, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए, बताओ यार जल्दी बताओ। कैपिटल रिसिप्ट में हमने क्या पढ़ा था, जिससे हमारे एसेट्स की वैल्यू, बताओ जल्दी, कम होती है या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है। यानी जो आपका कैपिटल रिसिप्ट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जैक्टली अपोजिट है। यदि आपको, वैसे तो आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, यदि आपको एग्जाम में सब कुछ आप भूल जाते हैं तो कोई एक भी यदि आपको याद आ रहा है कि एसेट की वैल्यू बढ़ती है और लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका उल्टा क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। वैसे आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। अब देखिए, जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको कैसे डिटरमाइन करें, कैसे डिटरमाइन करें कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। तो जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उससे हमारे बिजनेस के प्रॉफिट में वृद्धि होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज द प्रॉफिट कैपेसिटी ऑफ योर बिजनेस। फॉर एग्जांपल, आप अभी तक 50 मशीनरी अपने बिजनेस में एम्प्लॉय किए थे और उस 50 मशीनरी की वजह से आप हर साल 50 लाख रुपए कमा रहे थे। अब आप अगले दिन डिसाइड करते हैं कि हमको 50 और मशीनरीज लगानी है, तो आपकी टोटल मशीनरीज कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। अब इससे रेवेन्यू जनरेट होने लगा 1 करोड़ का। तो क्या हुआ, आपने जब 50 मशीनरी खरीदी तो ये क्या है, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्रभाव क्या पड़ा, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम एसेट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जब मशीनरी खरीदा तो हमारे पास 50 और मशीनरीज आ गए, तो दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहली चीज़, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि हमारे बिजनेस के एसेट्स बढ़ रहे हैं, और दूसरी चीज़, हमारे बिजनेस के एसेट्स भी बढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से। अब एग्जांपल्स की बात करें तो परचेज ऑफ परमानेंट टेंजिबल एसेट, यदि आपने परमानेंट टेंजिबल एसेट खरीदा है तो दिस इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कार खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, एनीथिंग दैट इज फिक्स्ड एसेट फॉर योर बिजनेस, वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हो जाएंगे। एट द सेम टाइम, यदि आपने कोई लोन रीपे किया या फिर आपने कोई डिबेंचर इशू किया था, उस डिबेंचर को रिडीम किया, रीपे किया, तो उस केस में भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, अब हम सीधे आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो अगेन रेगुलर नेचर के होते हैं और इससे हमारे बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज पे प्रभाव नहीं पड़ता है। समझे? यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमारे बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज को प्रभावित नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम ये हमारे बिजनेस के रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, ये सब के सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। अब इसको समझिए, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट, ध्यान से, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाता है। Point to be noted, the expenses whose benefit expires within the year of expenditure and which are incurred to maintain the earning capacity of existing assets। यानी वो एक्सपेंडिचर जो हमारे बिजनेस के उसी ईयर में एक्सपायर हो जाता है, जिस ईयर में हमने वो एक्सपेंडिचर किया उसी ईयर में वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर खत्म हो जाता है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, और इससे हमारे बिजनेस का जो अर्निंग कैपेसिटी होता है वो मेंटेन रहता है। क्या रहता है? मेंटेन रहता है,
तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो आप सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपके बिजनेस के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका आपने यदि 1 महीने का सैलरी पे किया तो क्या वो 6 महीने काम करेंगे? नहीं काम करेंगे भाई। जितना महीने का सैलरी पे करोगे उतने महीने ही काम करेंगे। दूसरी चीज़, अब आप अपने बिजनेस में मशीन्स रखे हैं, मशीन्स को डिप्रिसिएट करते हैं, मशीन को इरेक्ट करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभी, तो उसके लिए जो मैकेनिक्स होते हैं वो आते हैं और वो बनाते हैं उसको, तो उसमें आपका जो एक्सपेंडिचर लगता है ताकि आपके बिजनेस का जो अर्निंग कैपेसिटी रहे, एग्जिस्टिंग एसेट्स का वो बना रहे, तो वो सब के सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। तो 2 चीज़ें समझ में आई। पहली चीज़ क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिस ईयर में होता है उसका बेनिफिट उसी ईयर तक डिराइव होता है, अगले ईयर में डिराइव नहीं होता है। और दूसरी चीज़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस के एग्जिस्टिंग एसेट्स के अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नाउ इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमेबल आइटम्स, दैट इज ऑन सर्विसेज एंड ऑन गुड्स एक्वायर्ड फॉर रीसेल। अब ये जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंज्यूमेबल आइटम्स पे हो सकता है, वो सर्विसेज पे हो सकता है, गुड्स पे हो सकता है, जो हम लोग रीसेल करने के लिए एक्वायर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई सामान खरीदा तो वो भी अगेन एक सामान खरीदने से जो आपका आउटफ्लो हुआ तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब एग्जांपल्स की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, आपने जो रॉ मटेरियल्स खरीदे, वेजेस पे किए, आपने डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग एक्सपेंसेस किए, आपने हर वो एक्सपेंस किया जो आपके बिजनेस से रेगुलर ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बाइफर्केशन दिया है, दोनों का डिफरेंस दिया है। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ऑलरेडी लेक्चर का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया आपका। मैं समझता हूँ कि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ कि आपको पढ़ना थोड़ा कम ही होता है, लेकिन नंबर भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए टू द पॉइंट हम बात करेंगे। अब इसमें एक और चीज़ बचा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे तो आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। अब देखिए इसमें क्या समझना है। सबसे पहले डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट 3 से 5 साल तक डिराइव होता है, बस इतना याद रखना है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बट इट गिव्स बेनिफिट टू योर बिजनेस फॉर 3 to 5 years। ठीक, चलिए, तो ये तो रहा आपका आज का लेक्चर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक बार और पढ़ ले क्या? चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। Deferred revenue expenditure are expenditure which are basically in the nature of revenue expenditure but whose benefit cover a number of years, that is their benefit may extend to over a number of years। यानी ऐसे एक्सपेंडिचर जो वैसे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका जो बेनिफिट होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्या होता है? 1 साल, 1 ईयर, जिस दिन किया उसका प्रभाव 1 साल तक रहेगा। लेकिन जो आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसका भी नेचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही है, वो रेगुलर नेचर का ही होता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट होता है वो ओवर द ईयर डिराइव होता है, यानी लंबे समय तक डिराइव होता है। ठीक है। अब एग्जांपल की बात करें तो हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उस पर जो आपका एक्सपेंडिचर लगा, दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके साथ साथ आपने कोई नया प्रोडक्ट लाया मार्केट में, कोई नया मार्केट आप डेवलप कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शेयर्स डिबेंचर्स को आपने इशू किया तो उससे जो आपको कॉस्ट लगा, दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेरिमेंट्स का कॉस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपको बस याद रखना है कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। इसके अलावा आप यदि कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कोई नया मार्केट डेवलप कर रहे हैं, शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो उसका जो कॉस्ट हुआ वो सब के सब आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ। और टारगेट सेमेस्टर लगा हुआ है, यदि पूरी शिद्दत के साथ तो आपको भी लगना पड़ेगा। और कौन कहता है कि मंजिल नहीं मिलती है? मंजिल ज़रूर मिलती है, बस मंजिल को पाने के लिए जुनून चाहिए। ठीक है ना, जुनून चाहिए और जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। अंत में आपको मोटिवेट करने के लिए बस 2-4 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। अरे हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो लड़ते रहो, देखो दुनिया तुम्हारे पीछे घूमेगी। बस लड़ते रहो, हार मत मारो,
हार मत मानो, अपने आप को आत्मसमर्पण मत करो, सरेंडर मत करो। जस्ट यू हैव टू बी फाइट लाइक अ वॉरियर। आपको एक योद्धा की तरह लड़ना है और तब तक लड़ना है जब तक शरीर में जान है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।